दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रामराज। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इससे पहले हमने जो बुक पढ़ी थी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस की, उसका नाम था सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, और आज ये भाग 2 है, वो क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। तो क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिए और उसके कुल 9 वीडियोस बने थे, वो मैंने आपको बना के दे दिए हैं। अगर आप में से वो किसी ने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन के अंदर सारे के सारे वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देखिएगा और उसके बाद में आप ये देखना है आपको, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर का नाम है, ये हमारा अध्याय 1 है, जिसका नाम है समानता, इक्वेलिटी। तो पहली हेडिंग हमारे आ रही है लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व। आपको याद हो तो क्लास 6 के अंदर हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। उसके बारे में उसमें हमने जाना था। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ये वीडियोज़ सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो अब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसमें हमने जाना था ये लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, सरकार क्या होती है, लोकतंत्र क्या होती है। अब ये मैं चीज़ें बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। इतना अगर मैं बार बार ये रिपीट करूँगा तो कितना टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं कहता हूँ वो आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे ना वीडियो, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी और प्लस में बेनिफिट है कि आपका रिवीजन होता रहेगा। तो अब लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में पहला आ रहा है कि लोगों की भागीदारी, ये लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है। दूसरा है संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। लोकतांत्रिक सरकार के अंदर संघर्षों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जाता है। हमारा जो न्यायालय है वो इन संघर्षों का समाधान करता है। तीसरा है समानता, ये भी इसका एक मुख्य तत्व है। और चौथा है न्याय। तो अब ये पूरा हमारा चैप्टर समानता पर आधारित है, आपको पता है। तो ये समानता इस लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और लोकतंत्रीय सरकार की कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को ये समानता प्रभावित करती है। तो उसके बाद में हमारा जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है कि भारत में सभी वयस्क नागरिकों जिनकी आयु 18 वर्ष न्यूनतम हो उनको मत देने का अधिकार है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यानी कि भारत के अंदर जितने भी जो लोग रहते हैं, अगर उनमें से किसी की एज 18 वर्ष हो गई है तो उस व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। फिर चाहे उसका धर्म कोई हो, जाति कोई हो, उसका लिंग कोई हो, जन्म स्थान कोई हो, ये कोई भी बात उसको इस मत देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। तो इसको नाम दिया गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो उसको मत देने का अधिकार है। इसका नाम है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये एक बहुत सिंपल चीज़ है, आपको आती भी होगी। उसके बाद में एक दलित लेखक आ रहे हैं, उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जो उनकी आत्मकथा है, जिसका नाम है जूठन, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है और उन्होंने जूठन नामक पुस्तक लिखी जो उनकी आत्मकथा है। अब उसके बाद में एक कथन ही आ रहा है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। देखिए, डायरेक्टली तो हम संसद के अंदर जाकर के नीतियाँ निर्माण करते हैं नहीं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं वोट के माध्यम से। हर व्यक्ति वोट देता है तो उससे वो अपने प्रतिनिधि चुनता है और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, संसद के अंदर जा कर के हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से हम संसद में अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। अब जो ये संसद है, इसको लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्यों कहा गया है कि देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश है वो कितना विकास करेगा, उसकी विकास की यात्रा कैसी होगी, वो टोटली डिपेंड करता है उस देश की नीतियाँ किस तरह से बनाई जा रही है। वो नीतियाँ अगर जन हित के लिए जो नीतियाँ बनेगी तो सीधी सी बात है वो देश ज़्यादा डेवलप करेगा। तो संसद के अंदर ही होता है नीतियों का निर्माण, तो इसीलिए इस संसद को लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा गया है। अब उसके बाद में
समानता का जो हमारा अधिकार है उसके संदर्भ में संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसकी बात आगे आ रही है। देखिए, पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इस समानता के अधिकार की बात की गई है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। समानता का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो समानता को स्थापित करने हेतु संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले आ रहा है अनुच्छेद 14। ये अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है, ठीक है ना। यानी कि देश का राष्ट्रपति से लेकर के कामगार या मजदूर तक सभी को समान कानून का पालन करना है। यानी कोई कानून बनाया जाता है तो वो सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। तो ये अनुच्छेद 14 के अंदर बताया गया है और वो है विधि के समक्ष समानता। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता की बात कही है, तो वो है अनुच्छेद 14। देखिए, यहीं से आप अगर थोड़े थोड़े अनुच्छेद याद करना प्रारंभ कर देंगे तो फ्यूचर के अंदर अनुच्छेदों को याद करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, अक्सर विद्यार्थी पहले तो कुछ याद करते हैं नहीं अनुच्छेद, फिर एक ही बार में सारे अनुच्छेद याद करने का प्रयास करते हैं और फिर वो उलझन में फंस जाते हैं कि इतने अनुच्छेद कैसे याद करें। तो उसका सीधा सा उपाय यही है कि अभी से याद करना प्रारंभ कर दो। ये 7th क्लास की हम बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें काफ़ी अनुच्छेद आपके आएंगे, फिर 8th में भी आएंगे, 9th 10th, इसलिए 12th तक जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे अनुच्छेद आपके याद हो जाएंगे। और फिर जब आप फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी बुक पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको लगभग 50-60% तो पहले से ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता की बात है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे उसका धर्म कोई भी हो, उसकी जाति कोई हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो, उसका जन्म स्थान कोई हो, इसके आधार पर उस व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति एक समान है, ठीक है। ये बात कहता है अनुच्छेद 15। उसके बाद आपके अनुच्छेद 17 आ रहा है। इस अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन किया गया है। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर के अंदर समानता के अधिकार के संबंध में ये 3 अनुच्छेद आ रहे हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 है। ये 3 अनुच्छेद है इस चैप्टर के अंदर। और वैसे मैंने आपको बता दिया है कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में इस समानता के अधिकार की बात की गई है। तो बाकी के जो अनुच्छेद है वो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो याद करना भी आपके लिए एक तरह से बोझ हो जाएगा। इसलिए अभी इस चैप्टर के अंदर जो आए हैं वही डिस्कस करते हैं, यही अच्छा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, अभी तक हमने जान लिया है कि संविधान में मुख्यतया समानता के अधिकार के संदर्भ में क्या क्या कहा गया है। तो देखिए, संविधान के अंदर बात तो कह दी, लेकिन उस बात को लागू करने के लिए जो हमारी सरकार है या जो शासन व्यवस्था है वो क्या प्रयास कर रही है। तो देखिए, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला तो कानून के द्वारा, ठीक है, यानी कि सरकार क्या करती है, बहुत से ऐसे कानून बनाती है ताकि समानता का अधिकार सही ढंग से लागू किया जा सके, ठीक है। जैसे पीछे अभी बात हुई थी अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता की उन्मूलन की बात की गई है। तो अगर ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता जैसी कोई हरकतें करता है, किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति के साथ कोई ऐसा अन्याय होता है तो ऐसे में वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है और जो व्यक्ति अस्पृश्यता करता है उसको दंड का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे कानून बना दिए हैं। दूसरे क्या करता है, सरकार बहुत सी ऐसी योजनाएं या कार्यक्रम लागू करती है जिससे जो सुविधाहीन समाज है, जो पिछड़े हुए समाज है, वो विकसित समाजों के बराबर में आ सके, ठीक है। यही तो एक समानता भी है। अगर एक समाज ऐसा है वो बहुत गरीब समाज है और दूसरा बहुत अमीर समाज है,
तो ऐसे में तो ये समानता है उन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच की खाई को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, बहुत सी योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है ताकि वो पिछड़े हुए जो समाज है, सुविधाहीन जो समाज है, वो उनके बराबर आ पाए। तो इस तरह से कानून के द्वारा और योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा मुख्यतया सरकार या जो शासन है वो इस समानता के अधिकार को लागू करने का प्रयास करता है। अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब उसके बाद एक और नई हेडिंग आ रही है आपके, वो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। ये मध्याह्न भोजन की व्यवस्था क्या है कि स्कूल में जो दोपहर का भोजन दिया जाता है बच्चों को, वो है ये मध्याह्न की भोजन की व्यवस्था। तो देखिए, स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम भारत में तमिलनाडु राज्य के अंदर प्रारंभ की गई थी। ये आपके एक फैक्ट आ गया, आपको ध्यान रखना है। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उसमें सर्वप्रथम इस मध्याह्न भोजन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। तो अब देखिए आगे एक बात आ रही है कि 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इस मध्याह्न भोजन व्यवस्था को अपने अपने राज्य के जो सरकारी स्कूल है उनमें 6 माह के भीतर इस मध्याह्न भोजन व्यवस्था को आरंभ करने के निर्देश जारी किए थे। अब देखिए उच्चतम न्यायालय को ये बात इतनी अच्छी क्यों लगी, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो प्रारंभ तमिलनाडु के अंदर हो गई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय को ऐसा क्या लगा कि ये संपूर्ण देश के अंदर इस मध्याह्न भोजन व्यवस्था को आरंभ किया जाना चाहिए। तो देखिए उसकी कुछ वजह ये है। पहली वजह तो ये है कि जब ये मध्याह्न भोजन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी तो इससे क्या हुआ, जो विद्यालय है या स्कूल है उसके अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों के प्रवेश में वृद्धि हुई थी। ठीक है ना। पहले क्या होता था, जो गरीब बच्चे थे वो नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद जब ये मध्याह्न भोजन व्यवस्था की गई तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यालय में आना शुरू हो गए थे। दूसरी बात ये हुई थी, पहले क्या होता था, कुछ बच्चे विद्यालय आते थे और फिर दोपहर का भोजन करने के लिए घर जाते थे। तो ऐसे में क्या होता था, वो घर जाने के बाद में वापस आते ही नहीं थे। तो ऐसे में वापस उपस्थिति है, उस उपस्थिति के अंदर भी वृद्धि हुई थी इस मध्याह्न भोजन व्यवस्था की सुविधा के बाद में, क्योंकि वो खाना स्कूल के अंदर भी दिया जाता था। तीसरा फायदा इसके माध्यम से ये हुआ था कि जो माताएं खेतों के अंदर काम करती थी, तो ऐसे में जब उनके बच्चे दोपहर को भोजन करने आते थे घर पर, तो ऐसे में उनको काम छोड़ के वापस आना पड़ता था बच्चों को खाना खिलाने के लिए। लेकिन फिर जब ये व्यवस्था प्रारंभ हुई थी तो उनको भी ये काम छोड़ के वापस दोपहर घर नहीं आना पड़ता था। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये हुआ था कि इस मध्याह्न भोजन व्यवस्था के माध्यम से जो जातिगत भेदभाव होता था, जातिगत पूर्वाग्रह होता था, वो कम हुआ। वो कम कैसे हुआ कि जो जहाँ पर स्कूल के अंदर जो भोजन बनाया जाता था, यहाँ पर निम्न वर्ग के बच्चे और उच्च वर्ग के बच्चे दोनों साथ साथ बैठ करके खाना खाते थे। तो इससे भेदभाव कम तो होगा, आपको पता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सी जगह पर जो महिलाएं खाना बनाती थी उनमें से बहुत सी दलित महिलाएं खाना बनाती थी, और इस दलित मतलब महिला जो खाना बनाती थी उसका ही खाना खाते थे सभी बच्चे। तो इससे एक बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई दिया, इस जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने का यह प्रभाव पड़ा। तो बस इस वजह से जो हमारे उच्चतम न्यायालय हैं उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने हमारी इस मध्याह्न भोजन व्यवस्था को संपूर्ण देश के अंदर लागू करने के आदेश दिए थे। तो इस तरह से ये मध्याह्न भोजन व्यवस्था के बारे में इस चैप्टर के अंदर कुछ बात आई है। अब उसके बाद में एक आंदोलन आ रहा है, उस आंदोलन का नाम है सिविल राइट्स मूवमेंट, हिंदी में कहें तो नागरिक अधिकार आंदोलन। देखिए इस नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय अफ्रीकी अमेरिकी महिला रोजा पार्क्स को जाता है। इसी आंदोलन के द्वारा 1964 ईस्वी में अमेरिका में नस्ल, धर्म व राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया था। देखिए एक बार हुआ क्या था, एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जिनका नाम था रोजा पार्क्स। वो कहीं फैक्ट्री में काम करके वापस आ रही थी, बस में बैठी हुई थी, तो थकने की वजह से वो सीट पर बैठी हुई थी। तो एक गोरा व्यक्ति आया और उन्होंने रोजा पार्क्स को सीट से उठने के लिए कहा। तो ऐसे में रोजा पार्क्स ने मना कर दिया कि मैं नहीं उठूंगी। तो ऐसे में रोजा पार्क्स को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके साथ हमेशा से काफ़ी टाइम से भेदभाव किया जा रहा है हर जगह पर उनके बच्चों के साथ। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया अपने लोगों के साथ मिल कर के।
उस आंदोलन को नाम दिया गया सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, और ये आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि इस आंदोलन के द्वारा 1964 ईस्वी में अमेरिका में नस्ल, धर्म व राष्ट्रीय मूल के आधार पर फिर भेदभाव का निषेध किया गया। यानी कि नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर और राष्ट्रीय मूल के आधार पर कोई तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे एक फ़ायदा और ये भी हुआ था, पहले क्या होता था, जो अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे होते थे उनके लिए अलग स्कूलें थी। ठीक है, जो गोरे बच्चे होते थे उनके साथ इनको नहीं पढ़ने दिया जाता था। लेकिन फिर इस आंदोलन के प्रभाव के तहत फिर सभी बच्चों को एक ही विद्यालय के अंदर पढ़ने दिया जाता था। तो ये था सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन। इसके बाद में देखिए एक शब्द आ रहा है गरिमा। इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। यानी कि देखिए गरिमा का एक काफ़ी विस्तृत अर्थ निकलता है। यानी कि कोई व्यक्ति है वो खुद को तो सम्मान योग्य समझता ही है, लेकिन उसकी थिंकिंग ये भी रहती है कि जो हमारा आगे वाला जो व्यक्ति है वो भी उतना ही सम्मान पाने के योग्य है, उतना ही सम्मान पाने का हकदार है। तो ये जो थिंकिंग होती है उसको नाम दिया गया है गरिमा। तो ये एक शब्द आया था आपकी इस बुक के अंदर, इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। अब उसके बाद में देखिए अभी हमने बात की थी संविधान की। तो क्या हम संविधान से क्या समझते हैं, संविधान क्या होता है? ठीक है, तो संविधान के बारे में आ रहा है। देखिए वैसे संविधान को किसी निश्चित परिभाषा के अंदर हम नहीं बता सकते हैं, अलग अलग विद्वान अपने अपने ढंग से संविधान को परिभाषित करते हैं। लेकिन सामान्यतः मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि संविधान के अंदर जो नियम बनाए हैं वो केवल और केवल जनता के लिए बनाए हैं, बल्कि संविधान के अंदर जो भी नियम उल्लेखित है वो जनता और देश की सरकार इन दोनों के लिए है। यानी कि अगर जनता तो नियमों का पालना करती है, लेकिन अगर सरकार उन नियमों की पालना नहीं करें तो उसके लिए न्यायालय हैं। अगर सरकार ऐसे कोई कानून बनाए जो देश की जनता के लिए और संविधान के विरुद्ध हो, तो ऐसे कानूनों को हमारा जो न्यायालय है उनको रद्द भी कर सकता है। तो संविधान एक मार्गदर्शक की तरह है जो देश की जनता और सरकार दोनों को एक दिशा निर्देश देता है कि आपको किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से रहना है, किन किन नियमों की पालना करना है। फिर भी मैं आपको परिभाषित करके कहना चाहूँ तो कह सकते हैं कि कानून का वह दस्तावेज जिसके माध्यम से किसी भी देश की आधारभूत शासन व्यवस्था चलाई जाए उसको संविधान का नाम दिया जाता है। और उसके बाद में एक आपके अंतिम फैक्ट आ रहा है, वो ये है कि भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। तो ये एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ 7th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा पहला चैप्टर है समानता, ये समाप्त हो जाता है। जो भी नोट्स आपके बन रहे थे वो सारे के सारे नोट्स मैंने आपको बना के अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आपको 7th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है इसके सभी के सभी चैप्टर के नोट्स की अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रॉपर ढंग से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात देखिए, अगर आपको इम्पोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर देखने हैं इस चैप्टर के ताकि आप फ्यूचर के अंदर रिवीजन कर पाएँ, तो वो भी मैंने अनअकैडमी पर उसका कोर्स बनाया है और उसकी लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।